इस समय मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में हूँ। भाव कुतूहल नाम का जातक ग्रंथ अभी पढ़ा रहा हूँ। इसमें ग्रहों के उच्च और नीच स्थान का वर्णन करने जा रहा हूँ। ग्रंथकार के द्वारा, ग्रंथकार पंडित श्री जीवनाथ मिश्र जी हैं, तो ये अपने सुंदर शब्दों में श्लोकबद्ध किए हुए हैं। ग्रहों के उच्च नीच स्थान और परमोच्च अंश, परम नीच अंश, इसका वर्णन इस पद्य में है। परमोच्च मजे दस भिर वृषभे शिखे भिर मकरे गज जुग मनोहे तिथि भिर जुगति भवने विदुहे पंचभिरेव झखे त्रिघ्नहि तिथि भिर जुगति भवने विदुहे किल पंचभिरेव झखे त्रिघ्नहि कृतभिश्चतुला भवने रवितः कथितं मदने खलनीच मतः मिथुने तमसः शिखिनो धनुषि पथमे बुधभे गुरुभे भवनम। इस तरह से इसमें ग्रहों के उच्च स्थान, ग्रहों के नीच स्थान, उच्च में परम उच्च कितने अंश पर होता है, नीच परम नीच कहाँ पर जाकर के होता है, तो यह सभी का वर्णन इसमें है। अजय दस भी रवि सूर्य अजय में से दस भी अंश है। अजय उच्चा भवती सूर्य, सूर्य मेष में उच्च होते हैं। अजय दस भी अंश है, मेष के 10 अंशों पर परमोच्च होते हैं। वृषभे शिख भी, चंद्रमा वृष में उच्च कहे जाते हैं और उसके 3 अंश पर परम उच्च कहे जाते हैं। मकरे गज जुग्म लभः, मकरे मकर राशि में मंगल गज 8 युग्म 2 मतलब 28 अंश पर परम उच्च होते हैं। मकर राशि में मंगल उच्च होते हैं, मकर राशि के 28वें अंश पर जाकर के वहाँ परम उच्च को प्राप्त करते हैं। युगति भवने तिथि भी, बुध ग्रह युगति भवने, अपनी जो उनका घर है, अपना घर तुला बुध का घर कन्या मिथुन है, तो यहाँ पर कन्या में उच्च होते हैं। स्वगृही होने के साथ साथ उच्च भी कहे जाते हैं और उसके तिथि भी अंश है, 15 अंश पर परम उच्च होते हैं। विदुभे किल पंचभे, बृहस्पति विदुभे चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च होते हैं, उसके परम 5 अंश पर, 5वें अंश पर परमोच्च कहे जाते हैं। झसे त्रिघ्नहि, शुक्र मीन राशि में उच्च होते हैं। त्रिघ्नहि 3 गुने 3 मतलब 27, 27वें अंश पर, मीन के 27वें अंश पर शुक्र परमोच्चता को प्राप्त करते। तुला भवने पृथ्वी, शनिश्चरः तुला भवने, तुला राशि में उच्च होते हैं और उसके 20वें अंश पर परमोच्च होते हैं। रवितः परमोच्चम खलु कथितम्, इस तरह से सूर्यादि ग्रहों के पर उच्च और परमोच्च यहाँ पर कहा गया है। अतो मदने उक्तां सही नीच कथितम, नीचम कथितम, मद नहीं मतलब उच्च स्थान से, जो 7वां स्थान है, उच्च स्थान जनित जो उच्च स्थान जनित जो राशि है, उन राशि से 7वीं राशि पर नीच होते हैं। जैसे सूर्य मेष में उच्च हुए तो मेष से 7वीं राशि तुला हुई तो इसमें नीच कहे जाते हैं। चंद्रमा वृष में उच्च हुए तो वृश्चिक में नीच। मंगल मकर में उच्च तो मकर कुंभ मीन, मेष वृष मिथुन कर्क में नीच कहे जाएंगे। फिर कन्या राशि में बुध उच्च होते हैं तो मीन में कन्या, तूल, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि में नीच होंगे। फिर बृहस्पति कर्क में उच्च तो मकर में कर्क, सिंह, कन्या, तूल, वृश्चिक, धनु, मकर में नीच कहे जाएंगे। शुक्र
मीन राशि में उच्च हैं, उच्च कहे जाते हैं। तो मीन से छठी, तो मीन से छठी कन्या। मीन मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। कन्या में नीच, शुक्र की नीच राशि कन्या हुई और शनि की नीच राशि मेष हुई, तो मेष में नीच कहे जाएंगे। तो उच्च जितने अंश पर परमोच्च कहे गए हैं उतना ही नीच अंश पर परम नीच भी कहे जाएंगे। नीच होंगे, जैसे मेष के 10 अंश पर परमोच्च कहे जाते हैं सूर्य। सूर्य मेष के 10 अंश पर, सूर्य का परमोच्च है, परमोच्चांश है 10 अंश मेष में, तो उसका परम नीच तुला में 10 अंश होगा। वृष में 3 अंश पर परमोच्च होते हैं चंद्रमा, तो वृश्चिक के 3 अंश पर परम नीच कहे जाएंगे। इसी तरह से अन्य ग्रहों का भी परम नीच परम नीचांश सब समझना चाहिए। अब मिथुने तमसः धनुषि शिखिनः स्थानम् तथा बुधे गुरुहे क्रमेण राहु शिखिनः प्रथमे स्थानम कथितम्। मिथुने तमसः, मिथुन के एक अंश पर राहु और धनु के एक अंश पर केतु परमोच्च होते हैं। मिथुने तमसः धनु की शिखिनः स्थान, मिथुन के एक अंश पर राहु और धनु के एक अंश पर केतु परमोच्च होते हैं। तथा बुधे गुरुवे क्रमेण प्रथमे उच्च स्थान, कन्या का राहु और मीन का केतु उच्च स्थान हो गया। राहु कन्या में, राहु शिखिना प्रथमे उच्च स्थानम कथितम्। बुधे गुरुवे क्रमेण, बुध की और बृहस्पति की जो पहली राशि है उसमें कन्या में राहु, कन्या राहु का घर है और मीन केतु का घर है, तरह से। और यह उच्च स्थान भी कहा गया। मिथुने तमसा धनुषि शिखिनः, मिथुन के एक अंश पर राहु और धनु के एक अंश पर केतु परमोच्च हुए। मिथुन उच्च हुआ राहु का और धनु उच्च हुआ केतु का। कन्या राहु गृहम प्रोक्तम, कन्या राहु गृहम प्रोक्तम। यह भी कहा गया है कि राहु का घर कन्या हुआ और केतु का घर मीन हुआ। इस तरह से ग्रह के उच्च नीच स्थान की जानकारी हम इस ग्रंथ के माध्यम से, इस पद के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लिए और आगे बढ़ते हैं। अब खडवर्ग साधन है, इसमें खडवर्ग साधन हम कैसे कहेंगे इसकी चर्चा की गई है। होरा राशि दलम समय प्रथम तश्चंद्र से भानोड़तो व्यत्याशा दशमे दिकाण पतय स्वाक्षांक भावाधिपाः मेषादादिमभे वृषेतु मकराद्युग्मे घटादिन्दुभे कर्कादेव नवंशिकानि गलिताः शरद्वादशांशाः स्वभात्। अब राशि दलम होरा, सबसे पहले होरा की चर्चा हुई है। तो होरा क्या है, तो राशि रर्धम भवेत होरा। पहले अन्वय देख लेते हैं कि राशि दलम होरा समय प्रथमतः चंद्रस्य ततः भालो असमय अतो व्यत्याशा, अर्थात विषम राशौ प्रथमतः सूर्यस्य होरा ततः चंद्रस्य होरा भवति। स्वाक्षांक भावाधिपाः दिकानपतयः भवन्ति, दिकानपतयः स्वाक्षांक भावाधिपाः भवन्ति। आदिभ्ये मेषात् वृषे मकरात् युग्मे घटात्
तो इंदुभे कर्कात इत्यादि एवं नवंशकानि गणिताः स्वभाग द्वादशांशाः स्युः। अब होड़ा, यहाँ पर होड़ा, इस पद में होड़ा दृष्टान नवंश द्वादशांश, जैसे 4 वर्ग की चर्चा हुई है। तो होड़ा, होड़ा क्या है? तो राशे रर्धम भवेत होड़ा, ग्रंथकार भी कहते हैं कि राशि दलम होड़ा, राशि का जो दल है, राशि का जो आधा भाग है वह होड़ा होती है, इसे हम होड़ा कहते हैं। तो राशे रर्धम भवेत होड़ा, तो एक राशि का जो आधा भाग है, तो एक राशि बराबर होता है 30 अंश का, तो 30 अंश को हम विभाजित करेंगे 2 से, आधा करेंगे तो 15 होगा। एक होड़ा का मान 15 अंश हुआ। अब कहते हैं कि समय प्रथमतः चंद्रस्य, समय समरासौ प्रथमतः, प्रथमा होड़ा चंद्र से भवती, द्वितीया होड़ा एक अंशात पंचदश अंशं यावत समय यथा वृषरासौ एक अंशतः 15, एक अंशतः पंचदश अंशं यावत चंद्र से होड़ा, षोडश अंशात 63 अंशं यावत भालो सूर्य से होड़ा। मेष राशौ प्रथमतः पंचदश अंश पर्यंतम चंद्र से होड़ा, षोडशात 63 अंशों यावत चंद्र से होड़ा। ज्ञेय, इस तरह से समय प्रथमतः चंद्र से, और सम राशि में पहली होड़ा चंद्रमा की होगी, दूसरी होड़ा सूर्य की। असमय, असमय अतो व्यत्यासा, विषम में, असमय मतलब विष में, विषम राशो अतो व्यत्यासा मतलब विषम राशि में इसे विपरीत उल्टी प्रक्रिया करेंगे। सम राशि में पहली होड़ा चंद्रमा की होती है, दूसरी होड़ा सूर्य की, तो विषम राशि में पहली होड़ा सूर्य की हो जाएगी, और पहली होड़ा सूर्य की हो जाएगी और दूसरी होड़ा चंद्रमा की हो जाएगी। विषम राशि प्रथमतः सूर्य से, विषम राशि में पहली होड़ा सूर्य की और दूसरी होड़ा चंद्रमा की। असमय अतो व्यत्यास, समय प्रथमतः चंद्र से तथा भानो, सम राशि में पहली होड़ा चंद्रमा की, दूसरी होड़ा सूर्य की, और विषम राशि में पहली होड़ा सूर्य की हो जाती है और दूसरी होड़ा चंद्रमा की हो जाती है। विषम राशौ प्रथमतः सूर्य से ततः चंद्र से होड़ा भवति इति ज्ञातव्यम। स्वाक्षांक भावाधिपा दृकाणपतयः भवन्ति। अब दृष्टान की चर्चा करते हैं। तो दृष्टान क्या है? राशेष त्रिभागः दृष्टान, राशि को 3 से भाग देंगे, राशि में 3 से हम भाग देंगे। जो तीसरा भाग होगा वह दृष्टान का मान हुआ, वह एक दृष्टान हुआ, एक दृष्टान हुआ। मतलब 30 अंश में 3 से भाग देते हैं तो 10 भागफल होता है, तो 10 अंश एक दृष्टान का मान हुआ। तो एक राशि में 3 दृष्टान हुए। कहता है कि स्वाक्षांक भावादिका, स्व अक्ष अंक, मतलब पहला दृष्टान का स्वामी वही भाव होगा, दूसरा का उससे 5वीं राशि, और तीसरा का उससे 9वीं राशि। ये दृष्टान 9वीं राशि की दृष्टान होगी। और राशि के जो पति है, अधिपति है, वही दृष्टान नेश हुए। प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं, उन्हीं 30 अंशों में से 10-10 अंश का एक दृष्टान माना जाता है। पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी, उन तीनों दृष्टानों के क्रमशः अपना पंचम और नवम भाव का स्वामी दृष्टानेश होता है। जैसे कि राशि के प्रथम दृष्टान का स्वामी वह होगा जो उस राशि का स्वामी होगा, दूसरे दृष्टान का स्वामी वह होगा जो उस राशि से पंचम,
भाव का स्वामी होगा और तीसरे दशकान का स्वामी वह होगा जो नवम भाव का स्वामी होगा। अब नवांश का विचार, तो इस तरह से हम दशकान का विचार कर लिए। जैसे मेष के 5 अंश पर सूर्य है तो वहाँ दशकान का विचार यदि करना है तो 5 अंश मतलब पहला दशकान हुआ 1 से 10 अंश तक पहला होगा, तो पहला दशकान मेष का ही होगा। तो मेष का दशकान हुआ, सूर्य मेष के दशकान में है, मेष के स्वामी मंगल हुए तो दशकान मंगल हो गए। कोई ग्रह मान लीजिए ये चंद्रमा 19 अंश पर है मेष राशि की, तो 19 अंश पर है तो दूसरा दशकान हो गया 11 से 20 तक दूसरा होता है, 21 से 30 तक तीसरा होता है। इस तरह से दूसरा दशकान हुआ तो मेष राशि है तो मेष से 5वीं राशि सिंह हुई तो दूसरा दशकान सिंह राशि का होगा और सिंह के स्वामी सूर्य है तो दशकान सूर्य हुई। अब कोई ग्रह 26 अंश पर है मेष राशि के 26 अंश पर, तो 26 अंश पर वह तीसरा दशकान हो जाएगा मेष राशि का, तो 26 अंश पर मेष राशि 26 अंश पर तीसरा हुआ तो मेष राशि से 9वीं राशि का दशकान होगा। तीसरा दशकान मेष राशि में, तीसरा दशकान मेष से 9वीं राशि का होगा, मतलब धनु का दशकान होगा। दशकान से बृहस्पति भी, बृहस्पति यदि मेष के 26 अंश पर है तो वह अपने ही दशकान में हुए, ऐसा समझना चाहिए। अब नवांश समझना है, तो राशि है नवभाग है, नवम भाग है दृष्कान है, राशि का 9वां भाग, नवमा भाग राशि नवम भाग है नवंश, राशि का 9वां भाग नवांश कहलाता है। राशि में 9 से भाग देते हैं तो 3 अंश 20 कला आती है। राशि में 30 अंश में 9 से भाग देने पर भाग पर 3 अंश और 20 कला आती है। इस तरह से एक राशि में 9 नवांश होते हैं, तो वह क्रम इस तरह से चलता है। पहला नवांश 3 अंश 20 कला तक, फिर दूसरा नवांश फिर 3 अंश 20 कला, तो जुट के हो जाएगा 6 अंश 40 कला, तीसरा 10 हुआ, चौथा 13 20, चौथा 5वां 16 40 और छठा नवांश 20 अंश तक हुआ, फिर 7वां नवांश 23 20, 8वां 26 40 और 9वां नवांश 30 अंश तक हुआ। इस तरह से 9 खंड हो गए और इसी हिसाब से हम नवांश का ज्ञान करेंगे। अब देखना है कि नवांश का ज्ञान किस राशि से होगी। अब जैसे मेष में नवांश का विचार करना है तो मेष में यदि सूर्य मेष में 17 अंश में है, तो 17 अंश पर है तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कौन सा नवांश है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है या 9वां है। तो इस तरह से हम इसका ज्ञान कैसे करते हैं, तो 3 20 जोड़ करके, तो 3 20 में 3 20 जोड़ते हैं 6 40, फिर जोड़ते हैं 10, 3 हो गया, तीसरा नवांश 10 तक हो गया, फिर 13 20, चौथा हुआ 16 40, 5वां हुआ 16 40 के बाद फिर 3 20 जोड़ने पर 20 होता है। तो 16 40 और 20 के मध्य में 17 पड़ता है, तो यह छठा नवांश हुआ। सूर्य मेष राशि के 17 अंश पर है तो वह छठा नवांश के अधीन आते हैं। अब छठा नवांश किस राशि का होगा, सबसे पहले हम पहला नवांश किसका होगा यह जानेंगे। तो मेष राशि में पहला नवांश मेष का होगा। आदिम भी मेषात, मेष राशि में आदिम भी मतलब प्रथम राशि में, मतलब मेष में मेष का पहला मेष का होगा, दूसरा तीसरा मिथुन, इस तरह से क्रम से आगे तक 9वां नवांश धनु का हो जाएगा मेष में। फिर वृष राशि में तो मकरा, वृष राशि में मकर से गिनेंगे तो पहला नवांश मकर राशि का होगा, दूसरा कुंभ का, तीसरा मीन का, चौथा मेघ का, 5वां वृष का, छठा मिथुन का, 7वां कर्क का, 8वां सिंह का, 9वां कन्या का। इस तरह से
वृष राशि में इस तरह से समझेंगे, वृष मकर, मकर से शुरू कर, पहला नवांश होगा मकर का, दूसरा कुंभ का, तीसरा मीन का, चौथा मेष का, इस तरह से नवांश होगा। अब युग में घटा, मिथुन राशि में नवांश का विचार करना है, तो वही युग में मिथुने, मिथुन राशौ घटात कुंभात। मकर राशि में घटात, अज मकर तुला कुलीरा दिया, मिथुन में तुला से, मिथुन राशि में तुला से, कर्क में कर्का, बिंदु है करके कर्का, मतलब मेष में पहला नवांश मेष का, वृष में मकर का, मिथुन में तुला का और कर्क में कर्क का पहला नवांश होगा। पहला के बाद वह क्रम से चलता रहेगा। इति आदि व नवांश का ज्ञान, इसी तरह से नवांश का ज्ञान करते हुए नवांश का ज्ञान कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वृष राशि के 15 अंश पर सूर्य है, तो वृष राशि के 15 अंश पर सूर्य है, तो यह 3 20 6 40 10 13 20 16 40, मतलब 5वां नवांश हुआ। वृष राशि में, तो वृष में शुरू करते हैं मकर से, तो मकर से 5वीं राशि मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, तो सूर्य 15 अंश पर है, तो वृष में तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, तो वृष राशि का नवांश हुआ और नवांश शुक्र हो गए। मिथुन में कोई ग्रह मिथुन में, मिथुन लग्न भी है, समझ लीजिए कि मिथुन लग्न है, लग्न का अंश 23-20 है, 23-20 नहीं 23 है, मिथुन लग्न 23 अंश पर है, तो मिथुन लग्न किस राशि के नवांश में करेंगे, 23-20 पर 7वां नवांश हो गया। मिथुन में तुला से गिनेंगे, तो तुला से 7वां मेष हो जाएगा, पूर्व, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, तो यहाँ पर लग्न मेष राशि में, मेष राशि का लग्न नवांश होगा, नवांश से मंगल हो जाते हैं। अब इंदु है, कर्क राशि में पहला नवांश कर्क से होगा, बृहस्पति यदि कर्क राशि के 13 अंश पर है, तो 13वां अंश चौथा नवांश कहलाएगा, और कर्क से गिनेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला का नवांश हुआ, बृहस्पति तुला के नवांश में हुए, नवांश से शुक्र हो गए, तुला भी तो है इसे के अनुसार। अब स्वभाव द्वादशांशाः, द्वादशांश का विचार अत्यंत सरल है। सबसे पहले समझेंगे कि द्वादशांश क्या है, तो यह राशि का 12वां भाग है, से द्वादश भाग है, द्वादशांश है, राशि का 12वां भाग द्वादशांश है। तो राशि के 30 अंश में हम 12 से भाग देते हैं, तो 2.5 अंश भागफल होता है, 2 अंश और 30 का, तो एक द्वादशांश का मान हुआ, 2 अंश 30 का। तो जिस राशि में द्वादशांश का विचार करना है, तो पहला द्वादशांश उसी राशि का होगा, उसके बाद वह आगे क्रम से चलता रहेगा। मान लिया जाए कि सिंह राशि के 7 अंश पर कोई ग्रह है, सिंह राशि के 7 अंश पर बुध है, तो पहले कौन सा द्वादशांश होगा, तो 2 30 5 7 30, तीसरा 7 अंश पर है, तो तीसरा हो गया, तीसरा द्वादशांश। तो पहला द्वादशांश तो उसी राशि का होगा जिस राशि में बुध ग्रह है, बुध ग्रह है मेष राशि के 7 अंश पर, तो पहला हुआ मेष का, दूसरा हुआ मेष का, तीसरा हो गया मिथुन का। तो यहाँ पर बुध मिथुन के द्वादशांश में
हैं, ऐसा समझना चाहिए। और मिथुन का द्वादशांश हुआ तो द्वादशांश शेष बुध हुआ, तो बुध अपने ही द्वादशांश में हुआ। इस तरह से हम 4 वर्ग का ज्ञान कर दिए। अब त्रिंशांश कहा जा रहा है, और इसके बाद त्रिंशांश, यहाँ पर ये त्रिंशांश है। पंच पंचाश शैलाख्यास त्रिंशांशाविषमे क्रमात् भौम भानुर जीवज्ञ शुक्रानामुत क्रमात् सन्ति। पंच पंचाश शैलाख्यास त्रिंशांशाविषमे क्रमात्। अब कहते हैं कि विष में विषम रासौ पंच पंच अष्ट शैल अक्षाह क्रमात् भौम भानुज जीवज्ञ शुक्राणाम त्रिंशांशास्यो समे समरासौ अतः उत्क्रमात् भवति। विष में विषम रासौ पंच पंच अष्ट शैल अक्षाह क्रमात् भौम भानुज जीवज्ञ शुक्राणाम त्रिंशांशास्यो असमे समरासौ अतः उत्क्रमात् व्यत्ययात् भवति। इस तरह से त्रिंशांश का ज्ञान कई ग्रंथकार के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर राशि को किसी अंक से विभाजित नहीं की गई है। त्रिंशांश में अंश बांट दिए, अंश निर्धारित कर दिया गया है, बांटा ही, निर्धारित अंश का निर्धारण हुआ है ग्रंथकार के द्वारा कि 5 अंश एक त्रिंशांश हुआ, फिर 5 से 5 मतलब 10, 5 6 से 10 तक दूसरा त्रिंशांश हुआ, फिर 11 से 8 अंश मतलब 10 से 10 में 8 जोड़ के 18 अंश, 11 अंश से 8 18वें अंश तक तीसरा हुआ, फिर उसके बाद 7 अंश तो 25 अंश तक चौथा त्रिंशांश हुआ, और उसके बाद 5 अंश पांचवा त्रिंशांश हुआ। इस तरह से 5 5 8 7 5 सब मिलाकर के 30 अंश की पूर्ति हो जाती है। और इसमें ग्रहों का भाग भी निर्धारित कर दिया गया है, भागांश किस ग्रह का भाग होगा वह। भौम भानुज जीवज्ञ शुक्राणाम त्रिंशांशः विषमे राशि विषम राशि में पहला त्रिंशांश मतलब 0 अंश से 5 अंश तक मंगल का होगा, मंगल त्रिंशांश शेष होंगे। 5 से 10 तक पंच पंच, 5 से 5 में 5 जोड़ते हैं तो 5 5 10 होता है, तो 10 अंश तक भानुज शनिश्चर है, शनि का त्रिंशांश होगा। फिर अष्ट, उसके बाद 8 मतलब 10 8 18, 10 के बाद 18 अंश तक जीव का होगा, बृहस्पति का। उसके बाद शैल 7 8 7 15 मतलब 25, 18 से 25 तक बुध का त्रिंशांश होगा। और उसके बाद अक्षाह मतलब 5 अंश शुक्र का त्रिंशांश होगा। यह त्रिंशांश विचार विषम राशि में होगा। विषम राशि में इस तरह से हम विचार करेंगे। और समय समरासौ अतः उत्क्रमात्, समराशि में इससे उल्टी क्रिया होगी। समराशि में पहला 5 अंश शुक्र का होगा, सम राशि में पहला 5 अंश शुक्र का हुआ, उल्टा हो जाएगा। और फिर 5 के बाद 7 उल्टा होगा 7, सबसे पहले 5 5 8 7 5 है। इस तरह से इसको पलटेंगे तो 5 7 8 5 5 हो जाएगा। तो पहला 5 समराशि में पहला 5 अंश हो गया शुक्र का, उसके बाद 7 अंश बुध का, उसके बाद 8 अंश बृहस्पति का, उसके बाद 5 अंश शनि का, और उसके बाद 5 अंश मंगल का होगा। इस तरह से त्रिंशांश का ज्ञान करेंगे।
तो पहला 5 अंश के स्वामी हो गए शुक्र, समराशि गया। 5 के बाद 7 मतलब 12 अंश तक हो गया बुध का त्रिंशांश। उसके बाद 8 तो 12 8 20 अंश तक हो गया बृहस्पति का त्रिंशांश। उसके बाद 5 तो 25 शनि का, और फिर 5 अंश का अंतिम त्रिंशांश मंगल का होगा। इस तरह से हम त्रिंशांश का भी ज्ञान इस पद के माध्यम से प्राप्त कर लिए। तो इस तरह से यहाँ पर होरा, दृष्टांत, नवांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, इस 5 वर्ग का साधन की विधि बता दी गई है। और इससे पहले हम पूर्व के पाठ में राशिपाह पढ़े थे, राशियों के स्वामी। तो वह एक वर्ग पहले हो गया था, 5 वर्ग यहाँ। तो ये 5 को मिला करके, ये दोनों मिला करके 6 वर्ग का साधन हो गया। ग्रह के अपना स्थान, ग्रह का स्थान, होड़ा, दशकान, नवांश, द्वादशांश और त्रिंशांश, ये सभी मिला करके 6 वर्ग हो जाते हैं। और इस 6 वर्ग का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया। अब सारा दृष्टि विमर्श है। अब पहले ग्रहों का की दृष्टि का विचार यहाँ पर ग्रहाणाम दृष्टि विमर्श, ग्रहों का दृष्टि विचार। यहाँ पर दृष्टि विचार में ग्रंथकार द्वारा जो प्रस्तुत पद्य है, ऐसा है। चरण वृद्ध्या खेटा दशम सहोस्थे त्रिकोण भे जनने चतुरश्रेथ कलत्रे प्रयता पश्यन्ति तत्फलम क्रमतः। चरण विविध्या खेटा 10 सहोस्थे त्रिकोण भे जनने चतुरश्रेथ कलत्रे प्रयता पश्यन्ति तत्फलं क्रमतः। ग्रहाणाम दृष्टि विमर्शः अत्र उपस्थापितं ग्रंथकारेण। चरण विविध्या खेटा, खेटा सर्वे, खेटा मतलब ग्रह सर्वे ग्रह स्वस्थानात् दशम सहोस्थे दशम तृतीय स्थानम चरण विविध्या दशम सहोस्थे त्रिकोणे चतुरस्रे अकलत्रे चरण विविध्या पश्यन्ति तत्फलं च क्रमतः प्रयच्छन्ति। तो जन्म के समय में दशम सहोत्थे त्रिकोण में चतुरस्र कलत्रे चरण विविध्या केटा प्रायतः क्रमेण पश्यन्ति तथा तत्फलं च क्रमात् प्रयच्छन्ति दास्यन्ति। जनन समय, जन्म काल में जो ग्रह जहाँ पर अवस्थित रहते हैं उस स्थान से दशम सहोत्थे, तृतीय और दशम स्थान को एक चरण की दृष्टि से देखते हैं सभी ग्रह। त्रिकोणे पंचम नवम स्थान को 2 चरण की दृष्टि से देखते हैं। चतुरस्रे चौथे और 8वें स्थान को 3 चरण की दृष्टि से देखते हैं। और कलत्रे सप्तम स्थान को सभी ग्रह 4 चरण की दृष्टि से देखते हैं, मतलब पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 4 चरण की दृष्टि पूर्ण दृष्टि कही जाती है। इस तरह से जो दृष्टि का क्रम है 1 चरण 2 चरण 3 चरण और 4 चरण, तो फल भी उसी तरह से देते हैं। 1 चरण की दृष्टि रहने पर
चतुर्थांश फल मिलता है। 2 चरण की दृष्टि रहने पर आधा फल मिलता है। 3 चरण की दृष्टि रहने पर 3/4 दृष्टि इसको मानी जाती है, तो 3/4 फल होगा। पूर्ण दृष्टि रहने पर फल भी पूर्ण प्राप्त होता है। इस तरह से ग्रह का दृष्टि विचार सामान्य रूप से हो गया। और यहाँ पर विशेष दृष्टि विचार भी है कि सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजाकुलः विशेषतश्च त्रिकोण चतुरस्तमान। यह लघु पराशरी का श्लोक है। उसमें ग्रह का विशेष दृष्टि का वर्णन किया गया है ग्रंथकार के द्वारा। तो इस पद के अनुसार ग्रंथकार कहते हैं कि सर्वे ग्रहाः स्वस्थानात् सप्तमम स्थानम पूर्ण दृष्टिया पश्यन्ति। स्पष्ट है। उसके बाद विशेष तश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरस्तम शनिजीव कुजाकुलः पुनः शनिजीव कुजा शनि बृहस्पति मंगल विशेष रूप से तृतीय दश में त्रिकोणे चतुरस्रे इन स्थानों को पूर्ण दृष्टि से पूर्ण दृष्टिया पश्यति। तो शनि जीव कुजा शनि अपने स्थान से तीसरे 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जीव बृहस्पति अपने स्थान से त्रिकोण स्थान को मतलब 5वें 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और कुजा मंगल चतुरस्र 4थे और 8वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि शनि अपने स्थान से तीसरे 7वें 10th और 10वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति की दृष्टि 5वें अपने स्थान से 5वें 7वें और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। और मंगल की अपने स्थान से 4थे 7वें और 8वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि होती है। इन स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और सभी ग्रह सूर्यादि जितने ग्रह हैं सभी अपने स्थान से तृतीय दशम को 1 चरण दृष्टि से, 5वें 9वें को 2 चरण दृष्टि से, 4थे 8वें को 3 चरण दृष्टि से और कलत्रे 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब ग्रहों के राशियों की और मेषादि राशियों के चरादि संज्ञा चर आदि संज्ञा कहा जा रहा है। चर आदि मतलब चार स्थिर द्विस्वभाव। चरादि संज्ञा कथनम राशिना चर स्थिर द्विस्वभावाः क्रूरा क्रूरा वजादितः नर नारी क्रमादेव विषमाख्य समावपि। चर स्थिर द्विस्वभावाः क्रूरा क्रूरौ नर नारी विषमाख्या समावपि अजादितः क्रमादेव भवति। तो कहते चर स्थिर दुस्वभाव क्रूरा क्रूरौ नर नारी विषमाख्या समावपि अजादितः क्रमादेव। अजादितः मेषादितः क्रमादेव भवति। अर्थात मेष आदि राशियां क्रमशः चर स्थिर दुस्वभाव संज्ञा होती है। तो मेष राशि चर संज्ञक हुई, वृष राशि स्थिर और मिथुन द्विस्वभाव। कर्क चर, सिंह स्थिर, कन्या द्विस्वभाव। तुला चर, वृश्चिक स्थिर, धनु द्विस्वभाव। कुंभ चर, मकर स्थिर और
मीन द्विस्वभाव संज्ञक राशि की। कहने का मतलब हुआ कि 1, 4, 7, 10 मतलब हुआ मेष, कर्क, तुला और मकर राशि चर संज्ञक राशि हुई। 2, 5 2, 5, 8, 11 2, 5, 8, 11 मतलब वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर संज्ञक राशियां हुई। 3, 6, 9, 12 मतलब मिथुन, कन्या, धन एवं मीन ये द्विस्वभाव संज्ञक राशियां हुई। अब क्रूरा क्रूरौ मेषादि राशि क्रमशः क्रूर और अक्रूर होते हैं, नर और नारी होते हैं मतलब पुरुष और स्त्री, और विषम और सम होते हैं। इस तरह से इसका ज्ञान करना चाहिए। अर्थात मेष क्रूर, वृष अक्रूर, मिथुन क्रूर, कर्क अक्रूर, सिंह क्रूर, कन्या अक्रूर, तुला क्रूर, वृश्चिक अक्रूर, धन क्रूर, मकर अक्रूर, कुंभ क्रूर और मीन अक्रूर संज्ञक राशि। फिर नर नारी, मेष नर पुरुष और वृष स्त्री, मिथुन पुरुष, कर्क स्त्री, सिंह पुरुष, कन्या स्त्री, तुला पुरुष, वृश्चिक स्त्री, धन पुरुष, मकर स्त्री, कुंभ पुरुष एवं मीन स्त्री संज्ञक राशि। और विषमाख्य समावपी और विषम सम तो मेष विषम संज्ञक, वृक्ष सम संज्ञक, मिथुन विषम संज्ञक, कर्क सम संज्ञक, सिंह विषम संज्ञक, कन्या विषम संज्ञक, तुला मेघ विषम संज्ञक, वृक्ष सम संज्ञक, मिथुन विषम संज्ञक, कर्क सम संज्ञक, सिंह विषम संज्ञक, कन्या सम संज्ञक, तुला विषम संज्ञक, वृश्चिक सम संज्ञक, धन विषम संज्ञक, मकर सम संज्ञक, कुंभ विषम संज्ञक एवं मीन सम संज्ञक राशि। इस तरह से हम राशियों का 40 स्वभाव संज्ञा, क्रूर और अक्रूर, पुरुष और स्त्री, सम और विषम, इस तरह से सबका हम ज्ञान इस पद के माध्यम से कर लिए। अब कहता है मिथुनम धन्वी पूर्वार्ध द्विपद राशि नाम द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा कही जा रही है। राशियों की द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा, राशियों की द्विपद चतुष्पदादि संज्ञा कही जा रही है। तो मिथुनम धन्वी पूर्वार्धम तुला कन्या घटा नराः चतुष्पदा धनु सिंह में वृष मेषा मृगादिमः मूल त्रिकोण मर्कादे सिंहो वृषभ आदिमः कन्या धनु तुला कुंभ प्रवदन्ति पुरातनाः। इस तरह से मिथुनम धन्वी पूर्वार्ध तुला कन्या कुंभधराः तथा धनु सिंह वृष मेष मृगादिमश्च चतुष्पदाः भवन्ति। मकरस्योत्तरार्धं मीनौ जलचरौ कर्क वृश्चिकौ कीटौ इति ज्ञेयः। अब मेषादि राशियों के द्विपद चतुष्पद आदि संज्ञा का वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि मिथुन धन्वी पूर्वार्धम धनु राशि का पूर्वार्ध, तुला कुंभ और कन्या, तुला कन्या और कुंभ ये नर संज्ञक राशि है, पुरुष संज्ञक मतलब द्विपद है, द्विपद राशि भी। इसके बाद धनु सिंह वृष मेष, धन का उत्तरार्ध, सिंह वृष मेष और मकर का पूर्वार्ध, ये राशियां चतुष्पद संज्ञक है।
मृगादिमश्च चतुष्पदा भवन्ति। ये राशि धनु का उत्तरार्ध, सिंह, वृष, मेष, मृग का पूर्वार्ध, मृग मतलब मकर, मकर का पूर्वार्ध, धनु का पूर्वार्ध विपद था, पहले कहा गया मिथुन धनु पूर्वार्धम, तुला कन्या कुंभ राशि, ये सभी नर संज्ञक विपद संज्ञक हैं। मिथुन धनु का पूर्वार्ध, तुला कन्या कुंभ, धनु का उत्तरार्ध, सिंह, वृष, मेष, मकर का पूर्वार्ध, ये चतुष्पद संज्ञक राशि। मकर स्योत्तरार्धम, मकर का उत्तरार्ध, और मीन ये जलचर संज्ञक राशि हो गई। वृश्चिको कीटो, और वृश्चिक कीट संज्ञक राशि, इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है, केवल द्विपद और चतुष्पद की चर्चा ग्रंथकार के द्वारा किया गया है। यह विशेष बात है, अन्य ग्रंथों में अन्य ग्रंथकारों के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि मकर का उत्तरार्ध भाग और मीन ये जलचर संज्ञक राशि, कर्क और वृश्चिक कीट संज्ञक राशि। मूल त्रिकोण मर्कादि सिंहो वृषभ आदिमः कन्या धनु तुला कुंभ प्रवदंती पुरातना। अब मूल त्रिकोण की संज्ञा, ये मूल त्रिकोण की राशियों के मूल त्रिकोण संज्ञा। तो सिंह वृषभ आदिमः कन्या तुला, कन्या धनु तुला कुंभ अर्कादेर मूल त्रिकोणम पुरातना प्रवदंती, मतलब विद्वानों के द्वारा सूर्यादि ग्रहों के मूल त्रिकोण संज्ञा इस प्रकार से, सूर्यादि ग्रहों के मूल त्रिकोण की संज्ञा इस प्रकार से कही गई है। सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह, चंद्रमा का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, बृहस्पति का धनु, शुक्र का तुला और शनि का मूल त्रिकोण कुंभ, ये राशियां हो गई। इस तरह से सिंह का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मेष का मंगल, कन्या का बुध, धनु का बृहस्पति, तुला राशि का मूल त्रिकोण शुक्र और कुंभ राशि का मूल त्रिकोण शनि हुआ। इस तरह से हम भाव कुतूहल का प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, और इसमें खडवर्ग ग्रहों, खडवर्ग दृष्टि कथन, ग्रहों का उच्च नीच स्थान, विपद राशियों के विपद चतुष्पद आदि संज्ञा, और ग्रहों के उच्च नीच स्थान के साथ ग्रहों के उच्च नीच स्थान का ज्ञान करते हुए इसके साथ प्रथम अध्याय का समाप्त हो रहा है, प्रथम अध्याय समाप्त हो रहा है, और आज का पाठ भी के साथ ये समाप्त हो रहा है। कोई शंका हो तो उस शंका को व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे, जिसका समाधान मैं शंका मिलते ही कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखना चाहिए, हर पाठ में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। हम जब वाचन करते हैं पाठ का, इसमें यदि कोई भ्रम बस गलती होती है, भ्रम होता है, उसको सुनने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसको स्पष्ट कर देते हैं।